मैं सज्जा करूँ आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपने रक्षक यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों वीडियो लोग सर किया बांग्लादेश बहाना है भारत असली निशाना है। अच्छा जी देखते हैं वीडियो फिर उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है पवनीत सिंह जी का। और जैसा कि आप सब जानते हैं पवनीत सिंह जी बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं, जो अंदर की खबर है वो लेकर आते हैं और लॉजिकल चीज़ें पेश करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। तो उनका वीडियो आया है जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ कल, उसके ऊपर वीडियो आया है। टाइटल है शेख हसीना गॉन, डोनाल्ड लू सक्सेस, ISI CIA गेम इन बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब इनके टाइटल से बात समझ में आ रही है कि शेख हसीना के साथ जो होना था वो हो गया। डोनाल्ड लू ये अमेरिकन, और ये ISI CIA का गेम है जो बांग्लादेश में हुआ है, और इसका इंपैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर किस तरह से पड़ सकता है, इसके बारे में इन्होंने डिटेल एनालिसिस की होगी इस वीडियो में, मुझे ऐसा लग रहा है, टाइटल से लग रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे आपको समझ में आएगा वो माइंड गेम, वो जियोपॉलिटिकल गेम और वो वॉर गेम जो खेला जा रहा है हमारे रीजन में, और इन सब के केंद्र में है भारत। चलिए देखते हैं। 30 मई 2024 और 5 अगस्त 2024 के बीच में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ ये है कि 30 मई को बांग्लादेश में डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको ग्लोबली एक रेजिम चेंजर के नाम से जाना जाता है, ये व्यक्ति बांग्लादेश जाता है। वहाँ जाके कुछ प्लानिंग करता है, वापस आता है, और आज 5 अगस्त को शेख हसीना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेके भारत की ओर आती है अपने पद से इस्तीफा देते हुए। क्या हुआ ऐसा कि ये परिस्थिति आ गई? आज के इस वीडियो में इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। छात्रों का आंदोलन चल रहा था बांग्लादेश में। छात्र प्रोटेस्ट ये कर रहे थे कि जो 2018 में कोटा पॉलिसी, जिसको स्क्रैप कर दिया गया था कि 30% कोटा दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में उन लोगों के परिजनों के लिए जो 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। जब इस पर्टिकुलर पॉइंट को 2018 में स्क्रैप कर दिया गया था, उसके रिवाइवल को लेके बांग्लादेश में छात्र बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। पिछले चंद महीनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, ये कोई नया नहीं था। इनफैक्ट पिछले 6 से 8 महीनों से ये छात्र पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन पिछले 6 से 8 महीने में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हुई कि 30 मई को डोनाल्ड लू को बांग्लादेश आना पड़ा। परिस्थिति सबसे पहले ये थी कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने चीन के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे बना लिए थे। चीन बांग्लादेश को कई बिलियन डॉलर की एड दे रहा था। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चीन जो है अपने विद्यार्थियों को यूनान प्रोविंस में बांग्ला भाषा सिखा रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि चीन उस समय बांग्लादेश की सरकार के साथ पिछले 6 महीने से ये चीज़ में भी जुड़ा हुआ था कि चीन के जो राष्ट्र भाषा है मैंड्रिन, वो भाषा बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में भी सिखाई जाए। बांग्लादेश की सरकार इसके ऊपर अमल कर रही थी कि क्या ऐसी पॉलिसी हमें बनानी चाहिए या नहीं। पर बांग्लादेश को ऐसी नीति बनाने की क्या आवश्यकता थी कि वो चीनी भाषा अपने नागरिकों को सिखाए। बांग्लादेश एक आज की डेट में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सरप्लस लोग हैं, टेरिटरी कम है। ये लोग भारत आते थे अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, लेकिन अब क्योंकि भारत के बॉर्डर कड़े शिकंजों में आ चुके हैं, तो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन भारत में रुक चुका है। अब इन लोगों के पास कहीं जाने की और कोई रास्ता नहीं बचा था। चीन ने ये देखा कि ये सरप्लस लेबर है, मेरे यहाँ आएगी तो मेरी इकोनॉमी में सरप्लस लेबर मुझे काम करने में मदद करेगी। चीन की पॉपुलेशन ग्रेजुअली एजेड होती जा रही है, और बांग्लादेशी लेबर अगर उसको यदि मिल जाए तो उसके लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों को वो रिक्रूट करके रखते हैं, लेकिन उनको नौकर बना के रखते हैं जिसके लायक ही वो है। बांग्लादेश वो लेबर के नज़रिए से देख रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में चीन और बांग्लादेश के बीच में जो ये इशू चल रहा था पिछले चंद महीनों से, ये एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था अमेरिका के लिए। क्योंकि अमेरिका को बार बार ये लग रहा था कि अगर बांग्लादेश से छात्र बांग्लादेश छोड़कर अमेरिका नहीं आए और वो चीन चले जाएं, इससे चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और एक आर्थिक तौर पर मजबूत चीन जो है, अमेरिका को लगता है कि वो हमारे लिए हानिकारक है।
इसीलिए जब से चीन और बांग्लादेश के बीच में ये संबंध इस लेवल पे आ चुके थे कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बांग्ला भाषा जो यूनान प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई जा रही थी, मैंडरिन जिसको सिखाने की कोशिश और एक मुहिम चलाने जा रही थी बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, ये सब चीज़ें देखते हुए अमेरिका को ये चीज़ समझ आ गई थी, ये नहीं चलेगा। इससे सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज चीन की गतिविधियां जो साउथ चाइना सी में हो रही हैं उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, चीन की इन गतिविधियों को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास कोई बहुत बड़ा फॉरवर्ड बेस भी नहीं है। अब चाइना की इन गतिविधियों के ऊपर नज़र रखने के लिए अमेरिका जापान या ताइवान में बैठकर साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है वो नहीं देख सकती। साउथ चाइना सी में जो हो रहा है उसको रोकने के लिए और उसको वहाँ पर देखने के लिए उसको या तो हांगकांग जाना पड़ेगा। हांगकांग में उसने पिछले 1 साल 1.5 साल से काफ़ी प्रोटेस्ट करवाए थे, अमेरिका ने इंजीनियर वहाँ पर, नाकाम रहा तो हांगकांग उसके हाथ से निकला। वियतनाम के साथ उसने संबंध इंप्रूव करे, लेकिन वियतनाम आज की डेट में चीन के आर्थिक रिश्तों में दोबारा डूब चुका है। अब बचा क्या? अब बचा था बांग्लादेश, क्योंकि भारत ने स्पष्ट तरीके से मना कर दिया था कि हम अपनी टेरिटरी का दुरुपयोग आपको चीन को काउंटर करने के लिए नहीं देंगे। ऐतिहासिक तौर पर यह गलती हम कर चुके हैं 1950 के दशक में, जब हमने आपकी टेरिटरी, अपनी टेरिटरी रादर, आपके एडवेंचरिज्म के लिए अलाउ कर दी थी, और उसका खमियाजा ये था कि 1962 की झड़प हुई जिसको हमें झेलना पड़ा, आपको नहीं। खैर, इसके बारे में कभी गहरी वीडियो डिटेल में बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका बहुत लंबे समय से एक बेस ढूंढ रहा था। बांग्लादेश उसके लिए एक अप्रोप्रिएट बेस है। बांग्लादेश अप्रोप्रिएट बेस इस कारण से है क्योंकि बांग्लादेश की जो लोकेशन है वहाँ से वो म्यांमार में जो चीन की गतिविधियाँ हैं उस पर भी नज़र रख सकता है, बांग्लादेश में रह के वो चीन की गतिविधियों के ऊपर वैसे भी नज़र रख सकता है। नेपाल में ऑलरेडी अमेरिका का एक बहुत ज़बरदस्त डीप प्रेजेंस है ही है, और यहाँ पर तो नेपाल की जो सरकार है वो ऑलरेडी अमेरिका के हाथों बिक चुकी है। तो इन सारी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका बार बार एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा था कि किसी तरीके से बांग्लादेश को कन्विंस किया जाए। उसने बांग्लादेश को कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन जब से शेख हसीना ने ये चीज़ को मना किया कि हम आपका एजेंडा नहीं चलाएंगे, हम आपको अपना बेस सेंट मार्टिन आइलैंड का नहीं देंगे, तब से अमेरिका ने गंदा खेल शुरू कर दिया। इस परिस्थिति में डोनाल्ड लू आया। डोनाल्ड लू के आने से पहले बैकग्राउंड वर्क ऑलरेडी चल रहा था। बैकग्राउंड वर्क ये चल रहा था कि जो मणिपुर है वहाँ से अमेरिका अपने ऑपरेशन ऑलरेडी रन कर रहा था। वहाँ पर जो कुकियों का एरिया है, उस कुकियों के इलाकों में वहाँ पर उसने अपना एक बहुत बड़ा एसेट जिसका नाम है PS हाउकिप, उसको नर्चर करके रखा हुआ है। कुकी नेशनल आर्मी का वो लीडर है। अमेरिका का एजेंडा वो मणिपुर में चला ही रहा था। वहाँ से ये सारे लोगों ने एकजुट होकर एक नया गेम प्लान रचने की कोशिश करी। गेम प्लान कुछ ऐसा था कि बांग्लादेश में अगर शेख हसीना नहीं मानती है तो उसकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट इंजीनियर किए जाएं। छात्रों का ये जो प्रोटेस्ट था बड़े लंबे समय से पीसफुल तरीके से हो रहा था, इसको वायलेंट बनाने की कोशिश की गई। वायलेंट बनाने के लिए 2 चीज़ों का खास प्रयोग किया गया। सबसे पहली चीज़ थी बांग्लादेश की ओपोजिशन पार्टी BNP, और दूसरी थी सबसे इम्पोर्टेंट जमाते इस्लामी। आज की डेट में BNP और जमाते इस्लामी को नर्चर करने वाले और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अमेरिका का इस पूरे प्रोजेक्ट में सहयोग दिया। पाकिस्तान ने BNP जमात को एक्टिवेट किया। BNP और जमात ने प्रोटेस्टर्स के साथ मिलकर इस पूरे पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाया। इतना वायलेंट बना दिया कि सोसाइटी अपने प्रोटेस्ट पोटेंशियल के थ्रेशोल्ड से कंट्रोल के बाहर हो गई। और जो नतीजा आज आपके सामने है वो आपके बिल्कुल स्पष्ट तरीके से प्रूव कर रहा है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को इंजीनियर करके आप इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, शेख हसीना को हटाने का कार्य है जो बैकग्राउंड में चल रहा था, इसके साथ साथ दूसरा ऑब्जेक्टिव ये चल रहा था कि शेख हसीना हटेगी तो फिर कौन आएगा। चुनाव तो करवा नहीं सकते, हाल ही में हुए। अभी छोड़िए, अभी आगे की बात सुनते हैं। ये जो इन्होंने कहा ना कि इंजीनियर्ड किए गए, ये काम भारत में भी करने की कोशिश की गई। आपको शाहीन बाग याद है? आपको किसानों का प्रोटेस्ट याद है? आप बस उन सीक्वेंस को, आप उन हालातों को बस मैच कराइए।
अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में ये कामयाब क्यों हो गए और भारत में नाकामयाब क्यों हो गए। तो यहां पर बात आती है कि दोनों देशों की लीडरशिप की सोच और जो उसके खिलाफ उठने वाले कदम हैं, जो वो प्लान कर रहे थे, उनके खिलाफ जो हमने काउंटर प्लान बनाया, उसकी वजह से हुआ। बहुत सारे लोग यहां पे कहते थे कि शाहीन बाग में जो बैठे हैं उनको लाठी डंडे से मार के भगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा नहीं, ये काम शेख हसीना ने वहां करने की कोशिश की और देखिए अंजाम क्या हुआ। तो भारत में ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश पिछले लंबे समय से की जा रही हैं, 2014 के बाद से। लेकिन चूंकि उसका काउंटर इतने बेहतर तरीके से किया जा रहा है, इस तरीके से किया जा रहा है, फार्म लॉ वापस ले लिए गए ना, और शांति से हो गया। ये बर्दाश्त नहीं हुआ इन लोगों को कि अरे कुछ नहीं हुआ और बहुत इजीली हो गया। शाहीन बाग शांत हो गया। तो इन लोगों की प्लानिंग, आप बस उन कड़ियों को जोड़िए, जो जो घटनाएं हुई, जिस तरह से वो आगे बढ़ी, जिस तरह से वो फैली बांग्लादेश में, आप उनको बस कंपेयर करिए शाहीन बाग और किसानों के आंदोलन से। आपको सारा खेल आपकी आंखों के सामने समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या करना चाह रहे थे। मैं फिर कहता हूं, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। एक बारगी चीन आ जाएगा हमारे साथ, अमेरिका नहीं आएगा। अमेरिका का जब तक अपना फायदा है कि इस भारत को फायदा पहुंचाने से मेरा इधर फायदा निकल रहा है, तब तक भारत को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन साथ ही वो एक दूसरा रास्ता भी बना रहा होगा जिसमें वो भारत की गर्दन को दबा सके। और ये लंबे टाइम से ये कोशिशें की जा रही हैं, लंबे टाइम से। डोनाल्ड लू ने यही काम पाकिस्तान में किया। पाकिस्तानियों, जाकर आप सर्च करो, डोनाल्ड लू का नाम आप लोगों के यहां आया था कि नहीं आया था? आया था ना। तो डोनाल्ड लू जानता था कि पाकिस्तान में चूंकि कंट्रोल आर्मी के पास है, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास नहीं है, तो वो कामयाब हो जाएगा, रिजीम चेंज कर देगा, कोई हल्ला हंगामा नहीं, थोड़ा मोड़ा होगा। 9 मई वाला वाकया हुआ था आपका, उसके बाद से सब शांत हो गया ना। आप बस मैच कराइए। यही काम भारत में होना था, लेकिन भारत में ये नहीं कर पाए क्योंकि हमने काउंटर स्टेप्स लिए। शतरंज का जो खिलाड़ी होता है वो हमेशा दुश्मन की चाल के हिसाब से अगले 40, 50, 100 चाल सोचता है कि दुश्मन अगर एक ये चाल चलेगा तो ये ऑप्शन बनेंगे, इन ऑप्शन के खिलाफ मेरा काउंटर चाल क्या हो सकता है। दुश्मन की 40 चालों के लिए 40 मेरे पास काउंटर क्या होंगे। तो भारत ने ये काम किया, इसलिए अभी तक भारत में ऐसा नहीं हो पाया है। और आप अगर कुछ पिछले 24 घंटे के कुछ तथाकथित लोगों के ट्वीट देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये मन की उबालें उनकी बाहर आ रही हैं। वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि काश भारत में भी ऐसा हो जाए, यानी कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जो दर्शक उन ट्वीट्स को पढ़ चुके हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इसलिए भारत की जनता को मजबूत रहना है, यूनाइट रहना है, रेडिकलाइज्ड नहीं होना है। अच्छा, बांग्लादेश में चलो अब आगे बात करते, पहले आगे बात सुन लेते हैं। हाल ही में हुए हैं बांग्लादेश में, आर्मी का कंट्रोल रखिए, क्योंकि आर्मी जो बांग्लादेश की है वो आज की डेट में 3 वर्गों में बटी हुई है। एक वर्ग है जो भारत को सपोर्ट करता है, एक वर्ग है जो चीन को सपोर्ट करता है, एक वर्ग है जो रेडिकल है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और जो वर्ग पाकिस्तान को सपोर्ट करता है उसने इनडायरेक्टली अमेरिका का सपोर्ट हासिल किया। अमेरिका ने जो पाकिस्तान के वर्ग को सपोर्ट करता है उसने उसके थ्रू कन्विंस किया चीन वाले वर्ग को कि भी आप चीन का सपोर्ट मत कीजिए, अमेरिका आपको ज़्यादा पैसा देगा। तो इस समय बांग्लादेश की आर्मी जो है 2 हिस्सों में बट गई, एक जो भारत के साथ थी, एक जो भारत के खिलाफ थी। और जो भारत के खिलाफ थी उसमें एक चीनी वर्ग और जो पाकिस्तानी वर्ग था, इन दोनों को जोड़कर अमेरिका ने अपना वर्ग बना लिया। अब ये जो अपना वर्ग उसका बना, इसने पूरे प्रोटेस्ट को इस लेवल का वहाँ पर मैन्युफैक्चर करके, इंजीनियर करके ड्राइव किया कि आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि शेख हसीना के पैलेस के बाहर जब प्रोटेस्टर्स ने जाकर प्रोटेस्ट किया तो शेख हसीना को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। अब आने वाली परिस्थिति में क्या होगा? 2-3 चीज़ें हैं। पहला, और मुझे लगता है कि शेख हसीना को वहां से निकलवाने में भारत की बड़ी अहम भूमिका रही है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं, मैं कोई प्रूफ नहीं दे रहा, ये मेरा एनालिसिस है।
कि वो राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन शेख हसीना तक पहुंचाई गई कि अब आपका रहना यहां पर ठीक नहीं है, आपको यहां से निकलना पड़ेगा। और वो निकलकर भारत आई और आते ही हिंडन एयरबेस पर अजीत डोभाल की उनकी मुलाकात हुई है। आप जरा कल की उन तस्वीरों से सोचिए कि अगर शेख हसीना अपने घर में मौजूद होती पीएम निवास में, तो क्या होता कल। जिस तरह से अंदर लोग घुसे, सारी चीज तहस नहस कर दी, उनके कपड़े, उनके अंडरवियर सब बाहर निकाल के दिखाए जा रहे थे। शेख हसीना जिंदा नहीं बचती, उनको जिंदा जला दिया जाता वहां पर। आप समझिए इस चीज को। कल जो भीड़ घुसी थी उनके घर में, उन्होंने क्या किया। घर की तस्वीरें आपने देखी होंगी ना वीडियो पे सारे। अगर शेख हसीना सामने मिल जाती तो क्या वो जिंदा रहती? नहीं रहती, उनको जिंदा जला दिया जाता। तो मुझे लगता है कि भारत ने एक बार फिर शेख हसीना को बचा लिया है। और एक तरह से मैं इसको कू कहूंगा। तीसरी बार कू हुआ नहीं, तो तीसरी बार कू हुआ ना बांग्लादेश में, और तीसरी बार भी भारत ने बचाया शेख हसीना को। 1950-51 में भी तो एक हुआ था जिसमें मुजीबुर रहमान मारे गए थे। आप सोचिए। पहला कि बांग्लादेश आर्मी के कंट्रोल में आएगा, इस आर्मी को कठपुतली आर्मी माना जाएगा, इसको पीछे से अमेरिका चलाएगी, और पाकिस्तान को अब एक बांग्लादेश के अंदर फ्री रन मिलेगा। आईएसआई जितने रेडिकल सपोर्टर्स हैं बांग्लादेश के अंदर रेडिकल कैंप से, उनको रीएक्टिवेट करेगी। उसके इस रीएक्टिवेशन से भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप आने वाले समय में अनफॉर्चुनेटली और डिस्टेबलाइजेशन देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट और वोलाटाइल बनेगा क्योंकि आईएसआई की गतिविधियां और बढ़ेंगी। दूसरा, आईएसआई ऑलरेडी आज की डेट में अराकन माउंटेन्स जो हैं म्यांमार के, वहाँ पर बहुत गहरी तरीके से रोहिंग्याज के साथ खड़ी है। अब उसको बांग्लादेश की भी टेरिटरी मिल गई। बांग्लादेश की टेरिटरी, रोहिंग्याज का अराकन योमा माउंटेन वाला रीजन, इन दोनों जगह को मिलाकर यदि आप एक ब्रॉड पिक्चर बनाएं तो आईएसआई के पास आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का एक पूरा फ्रंट मिल गया। अमेरिका को देखिए, अमेरिका ने ये पूरा गेम इस प्रकार से मैन्युफैक्चर किया कि इस मैन्युफैक्चरिंग गेम के दौरान वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को एक सबक नहीं बल्कि भारत को भी सबक से भगा पाए। अब आप कहेंगे कि अमेरिका को भारत को सबक से भगाने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में रूस की विजिट पे गए। तब से अमेरिका बड़ा निराश हुआ बैठा था कि आप रूस क्यों चले गए। भाई, हम निराश होते हैं जब आप पाकिस्तान से एंगेज करते हो। हम भी तो हो सकते थे, हम नहीं होते, क्योंकि हम ये बात को मानते हैं कि आपके पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है अपने निर्णय लेने की, हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हमारे अपने निर्णय लेने की। अब क्योंकि भारत जो है रूस के साथ संबंध बना के अभी आया तो अमेरिका निराश था। अब अमेरिका की स्ट्रेटेजी भारत को आइसोलेट करने की देखिए कैसे बनी। उसने पाकिस्तान का सहयोग लेके पहले तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये नया फ्रंट खोल दिया आज। दूसरा, पिछले अगर आप एक महीने से गतिविधियां देखें तो पाकिस्तान को आज की डेट में खुली छूट दे रखी है अमेरिका की तरफ से कि आप कश्मीर में जितनी मर्जी गतिविधियां करना चाहें करें। और आप उसका खमियाजा देखिए कि आज भी कश्मीर के अंदर आए गए दिन, हर एक सिंगल दिन में एक आतंकवादी हरकत हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। भारत की सेना इस समय कश्मीर में स्ट्रेच्ड है, दूसरी जगह पर चीन को टैकल करने के लिए लद्दाख में स्ट्रेच्ड है, और अब तीसरी जगह जो उसके लिए नया फ्रंट खुलेगा बांग्लादेश की सीमा से लेके पूरा का पूरा नागालैंड मिजोरम से होते हुए अराकन योमा माउंटेन म्यांमार वाले जोन तक, अरुणाचल की सीमा तक, ये एक नया फ्रंट खुलेगा। तो भारत को बेसिकली रीजनली 3 हिस्सों में बांट दो ताकि भारत की सेना, भारत के रिसोर्सेज 3 जगह पर बटे रहें, भारत कमज़ोर रहे। कमज़ोर भारत अमेरिका के हित में है, भारत स्ट्रांग ना बने ये उसके हित में है। बांग्लादेश के इस रेजिम चेंज ऑपरेशन से उसने ये अचीव किया। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ अब आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर ये है जो मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी बात बोली थी और वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अमेरिका आज की डेट में कुकी नेशनल आर्मी के साथ मिलके कुकी चिन ट्राइब्स जो हैं उनको एकजुट करके एक क्रिश्चियन लैंड बनाने की कोशिश कर रहा है। जब शीत युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद इंडोनेशिया से ईस्ट तैमूर को आज़ाद कराना और ईस्ट तैमूर जैसे देश को क्रिएट कर देना, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। और जब से उसने वो किया तो इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सारे ब्रुनई मुसलमान देशों के आसपास
ईस्ट तैमूर एक क्रिश्चियन देश वहाँ पर बन के बसा हुआ है। शेख हसीना इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुकी थी। शेख हसीना ने ये बात पहले भी बोली थी कि अमेरिका यहाँ पर एक क्रिश्चियन लैंड बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो टेरिटरी बांग्लादेश, भारत और म्यांमार की तोड़कर ये लैंड बनाएगा। और वो लैंड अब बनाने के लिए अमेरिका को और सहमति मिल गई है, और ये लैंड आज की डेट में जो बनेगी, इसका नाम रखा जाएगा आने वाले समय में जोगम, क्योंकि ये जोगम एक शब्द जो आता है जो से, और जो है एक ऐसा कॉमन टर्म है जो कुकी, चिन और जो ट्राइब्स के लिए प्रयोग किया जाता है। इन सारे ट्राइब्स को क्लब किया जा रहा है, और ये सारे ट्राइब्स आज की डेट में अमेरिका के इस गेम प्लान के साथ समर्थक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्रिश्चियन लैंड बनाने की आवश्यकता क्या थी। चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। क्रिश्चियन लैंड बनेगा, इस क्रिश्चियन लैंड को बनते ही अमेरिका का यहाँ पर एक परमानेंट बेस हो जाएगा। यह परमानेंट बेस जैसे ही अमेरिका का बनेगा, एक चीज़ तो तय है, अमेरिका भारत के ऊपर नज़र रख पाएगा, चीन के ऊपर नज़र रख पाएगा, म्यांमार के अंदर उसको एक खुला एक्सेस मिल जाएगा, और ये खुले एक्सेस से अमेरिका अपना गंदा गेम प्लान आगे बढ़ा पाएगा साउथ चाइना सी में गतिविधियों के ऊपर नज़र रखने की। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ की जानकारी और देना चाहता हूँ। ये एक जोगम नाम का इंडिपेंडेंट देश जो आज की डेट में अमेरिका बनाने की कोशिश कर रही है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से पिछले 40 साल पहले से अमेरिका इस इलाके में ऑलरेडी बड़ा डीपली इन्वॉल्व है। कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, ये 3 जगहें ऐसी हैं, ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर अमेरिका एक भारी मात्रा में ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है। अमेरिका यहाँ से ड्रग ट्रेड पूरे ग्लोबल लेवल पे खेलती है। अमेरिका की CIA ने एक समय पर एक एयरलाइन बनाई थी, और उस एयरलाइन का अगर आप नाम देखें तो उसका नाम है एयर अमेरिका। एक सिविलियन एयरलाइन थी ये, जो सिविलियन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करती थी। लेकिन ये सिविलियन एयरलाइन को ऑपरेट करती थी CIA, और CIA इस एयरलाइन का प्रयोग करते हुए, एक ढोंग रचते हुए, कंबोडिया, लाओस से लेके अफगानिस्तान, ईरान तक ड्रग सप्लाई का गेम खेलती थी। ये एयरलाइन CIA की पर्सनल एयरलाइन थी पूरे विश्व तौर पर ड्रग्स को सप्लाई करने की। और आज ये बात सारी दुनिया जानती है कि किस तरीके से वेटिकन सिटी में और इटली के माफिया और अल्बानिया के माफिया के साथ मिलके पोप की लीडरशिप के अंडर एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टल यूरोप में चल रहा है। अलग वीडियो कभी इस टॉपिक के बारे में भी बना के आपको बताऊंगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर बहुत स्पष्ट है। 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। अब आप, शेख हसीना चली गई है, आर्मी का कंट्रोल बांग्लादेश में आ चुका है। आर्मी के कंट्रोल से इस इलाके में दबदबा बनाना अमेरिका के लिए अब आसान है। अमेरिका लॉन्ग रन में चाहेगा कि भारत डिस्टेबलाइज्ड रहे। नॉर्थ ईस्ट में ISI लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जारी रखेगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ISI के भरोसे एक पूरा ड्रग कैंपेन यहाँ पर शुरू किया जाएगा अमेरिका की तरफ से, ताकि नॉर्थ ईस्ट की जो सोशल डेमोग्राफी है भारत की, वो डिस्टेबलाइज हो। अगला पंजाब, उड़ता नॉर्थ ईस्ट बनेगा, और ये अमेरिका के हित में रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत लंबे समय से इंसर्जेंसी को जूझ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। ड्रग्स उनको एक रिहेबिलिटेशन देगा, क्योंकि सरकार नहीं दे पाई, अमेरिका ड्रग्स के थ्रू करेगा। यही चीज़ पंजाब में ISI ने करी है। 84 के दंगों के बाद जब पॉपुलेशन फ्रस्ट्रेट हो गई, खालिस्तान के पूरे वायलेंस के बाद जब पॉपुलेशन फ्रस्ट्रेट हो गई, जब उसको क्लोजर नहीं मिला, तो ड्रग्स ने वो रिहेबिलिटेशन किया जो सरकार को करना चाहिए था। अब आप चीज़ को देखिए, भारत के अंदर एक ड्रग इकोनॉमी का पैदा होना, भारत की सेना 3 जगह पर 3 अलग अलग फ्रंट्स पे ऑक्यूपाइड हो जाना, जिसकी वजह से भारत आर्थिक तौर पर मजबूत ना हो पाए, और एक आर्थिक कमजोर भारत जिसमें हमेशा क्राइसिस, केओस हमेशा एक परमानेंट फीचर रहे, अमेरिका के हित में है। क्योंकि अमेरिका इन सारी चीज़ों को प्रयोग करते हुए एक लंबा गेम खेल पाएगा कि वो चीन की गतिविधियों को रोक पाएगा। तो ये बांग्लादेश का जो शेख हसीना का आज का इंसिडेंट था, इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मत समझिए। इसके पीछे की जो ये लार्जर जियोपॉलिटिक्स है, जिसमें इम्पैक्ट भारत में भी है, म्यांमार पे भी है, कंबोडिया, लाओस पे भी है, भारत के कई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पे भी है, भारत की सेना पे भी है, भारत की आर्थिक स्टेबिलिटी पे भी है।
इन सारे खेलों को भी समझिए। तो आई होप अब आपको एक लार्जर पिक्चर क्लियर हो रही होगी। धन्यवाद। बिल्कुल, और इसलिए भी इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी था कि इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, एनालिसिस होती है तो और भी कई एंगल्स पता चलते हैं। ये तो हमने समझ लिया, पौनी जी ने हमें समझा दिया कि ड्रग इकोनॉमी, डीस्टेबलाइजेशन, ISI, CIA सब कुछ हो रहा है। अब सवाल यह है कि भारत इससे कैसे निपटेगा, भारत क्या करेगा, भारत की चालें क्या हैं, भारत का काउंटर अटैक क्या है। तो अगर रशिया जाने से अमेरिका चिढ़ रहा है तो यह भारत का काउंटर अटैक है। भारत ये जानता था कि पीएम मोदी रशिया जाएंगे, भारत ये जानता था कि वहां पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाएगा, भारत ये जानता था कि इसके बाद अमेरिका की तरफ से ऐसे ऐसे कदम उठ सकते हैं, तो उसकी तैयारी भारत ने कर रखी है। पाकिस्तान ISI जो कुछ भी कर रही है, चाहे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे कर रही हो या ईस्टर्न बॉर्डर पे कर रही है, भारत को इसके बारे में पता है, भारत इसका काउंटर कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कितने सारे बवाल चल रहे हैं, KPK, बलूचिस्तान उबल रहा है, KPK उबल रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में ईरान की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा। ईरान चूंकि अभी मिडिल ईस्ट वाले कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गया है तो इसलिए अभी उसको छोड़ देते हैं, प्रेशर उधर से भी बढ़ना था। बीच में आपने देखा उसकी शुरुआत हुई थी, इग्नाइट हुआ था मामला, लेकिन थोड़ा भी शांत है। लेकिन वो आने वाले टाइम में जैसे ही मिडिल ईस्ट थोड़ा शांत होगा, अमेरिका भी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट शांत हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट अगर शांत हो गया तो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो उधर कॉन्फ्लिक्ट होता रहे, रशिया यूक्रेन में फंसा रहे, भारत को हम इधर फंसाएंगे। और इसका असर चीन पर पड़ेगा, क्योंकि चीन के रशिया से अच्छे संबंध है, रशिया के भारत से अच्छे संबंध है। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, चलिए हमारे और चीन के बीच थोड़े मोड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन अगर रशिया बीच में आ गया और उसने कॉन्फ्लिक्ट कुछ टाइम के लिए शांत करा दिए तो बड़ा गठजोड़ बन जाएगा, और ये अमेरिका होने नहीं देना चाहता। क्योंकि अगर रशिया, चाइना और भारत एक साथ आ जाएंगे तो मुश्किल होगी। 100% एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन ट्रेड में हो सकता है। ट्रेड तो हमारा चाइना से भी चल रहा है, चाइना भी ये बात बखूबी समझता है। हमारी ट्रेड रशिया से भी चल रही है, चाइना की भी ट्रेड रशिया से चल रही है। तो बहुत कुछ जियोपॉलिटिकल गेम हो रहा है। लेकिन अब चिंता वाली बात यह है भारत के लिए कि मोर्चे बढ़ रहे हैं और इन सभी मोर्चों पर निपटना होगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के सामने पहले ऐसी सिचुएशंस नहीं आई हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में पहले देखो, नॉर्थ ईस्ट तो अभी बहुत शांत हो गया है, पहले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो अलगाववादी संगठन थे, जो उग्रवादी संगठन थे, वो उन्होंने हथियार डाले हैं, कुछ अभी भी हैं। म्यांमार और बांग्लादेश, ये दो जगह हैं जो अभी क्योटिक हैं, और ये कुछ टाइम तक क्योटिक रहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो इसका फायदा उठा रहा है, तो पाकिस्तान की स्थितियों का भी भारत फायदा उठा रहा है। अमेरिका इस भुलावे में मत रहे कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जानता है कि भारत कर रहा है ऐसा, और चीजें होंगी। इनफैक्ट अमेरिका में भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो अभी यूरोप में हुआ, जो अभी यूनाइटेड किंगडम में हुआ या हो रहा है, वो चीज अमेरिका में होनी है। गोरे कालों के बीच होनी है, नस्लवादी वहां पे पंगे होने हैं, और मुसलमानों के साथ भी होनी है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप याद करेंगे मेरी बात को, याद रखिएगा, आने वाले टाइम में अमेरिका में आपको ऐसी चीजें होती हुई नजर आने वाली हैं। तो अगर अमेरिका सोच रहा है कि वो दूसरी जगह आग लगाकर उसके घर में वो आग नहीं लगने देगा, तो ये वो गफलत में है। आपको खबर मिलेगी कुछ महीनों के भीतर, एक आध साल के भीतर आपको खबर मिलेगी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम अमेरिका में हो रही है। तो भाई, जब अमेरिका गेम खेल रहा है तो बाकी भी तो गेम खेल रहे हैं। पाकिस्तान गेम खेल रहा है तो हम भी गेम खेल रहे हैं, चाइना गेम खेल रहा है तो हम भी गेम खेल रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, जब वॉर होती है, इस तरह की वॉर होती है, तो चुनौतियां तो बढ़ेंगी। और लड़ाई में तो किसी भी तरह की लड़ाई हो, आमने सामने की लड़ाई हो, पर्दे के पीछे की लड़ाई हो, पॉलिटिकल हो, जियोपॉलिटिकल लड़ाई हो, इस तरह की साजिशों की लड़ाई हो, तो इसमें चीजें बढ़ती ही हैं और आपको लगना पड़ता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो नहीं होगा ना कुछ। तो भारत भी अपनी तरह से कोशिशें कर रहा है, अपनी चालें चल रहा है। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए आप लोग, बस ध्यान रखिए। बाकी कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए भाई, क्योंकि जरूरी है कि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे, पवनीत जी का वीडियो लोगों तक पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।
जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। यार आज पहली बात ये उस पनवीर या क्या उस सिख का भाई का नाम उसका थैंक्स, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। मतलब जितनी डीपली उसने एनालिसिस किया, जितना उसका एनालिसिस काम कर रहा था, मैं कहता लोग सर से भी उसका एनालिसिस ज़्यादा तगड़ा था, उसकी स्टडी ज़्यादा थी जितनी उसने लाउस के साथ है। मतलब जिस तरह उसने पूरे अमेरिका की जो बिखरी हुई एक सल्तनत है, मतलब जितनी उसने टांगें फैलाई, सबका उसने बड़ी खूबी एनालिसिस किया। अच्छा लगा वीडियो देखकर, बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है हमें। और क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन कि कैसे मतलब गेमें चलती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद पता चला कि कैसे कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और कैसे उनको मतलब नीचा रखने के लिए कोशिशें करते हैं। समझ में आया ना? आज आलोक सर ने चाहे अपनी जुबान से खुद कुछ नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वीडियो गौर से आप देखना। आलोक सर के जो एंड पर आलोक सर बोले ना कि पाकिस्तान की ISI है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमें एंगेज किया हुआ है, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी हमें मतलब इंडिया को, और ईस्टर्न बॉर्डर पर भी हमें एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ISI मुलव्वस है, ये शेख हसीना के मामले में भी अमेरिका मुलव्वस है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, चाइना भी मुलव्वस है। तो इसके जो रिस्पॉन्स में लोग सर बोले हैं वो बोले हैं कि भाई ये नहीं कहा कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर माना है कि बलूचिस्तान भी उबल रहा है, KPK में भी मसाइल चल रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ से भी अफगानिस्तान से भी प्रेशर बढ़ रहा है, ईरान की भी बात की प्रेशर बढ़ना था, लेकिन उन्होंने कहा इग्नाइट हुआ था। अब सवाल ये है, आपको सारा पता है, आप बात अपनी कर रहे थे तो पाकिस्तान अंगेज किए हुए है, इंडिया को मुश्किल में डाले हुए, तो इस सिनेरियो में आलोक सर का ये बात करना कि बलूचिस्तान में फलाह हो रहा है, KPK में ये हो रहा है, उसके बाद अफगानिस्तान ये कर रहा है, ईरान अभी मिडिल ईस्ट में मशरूफ होकर डिनाइट हो चुकी थी, तो क्या इसमें फिर इंडिया एंगेज कर रहा है पाकिस्तान? यार मेजर साहब ने तो कितनी मरतबा कहा है कि हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। ये लोग सब भी कहते हैं, ये मुकरता तो ये भी नहीं है, सिर्फ ये तो कहता है भाई हम दुश्मन हैं, हम आपका भला कब चाहेंगे। यार ये सिर्फ अपनी जुबान से ये नहीं कहते कि इंडियन कर रहे हैं, सिर्फ इतनी एक जुबान से बाहर नहीं निकालते क्योंकि ये मानते ये जरूर है। और मेरे भाई ये जो पता इनको भी है ये बलूचिस्तान में जो चल रहा है ये हो सकता है इसमें भी। और यार सब जगह पर इनका हाथ है, क्यों नहीं है इनका हाथ है? और मैं ये बात काफ़ी देर से कर रहा हूँ, आप मान नहीं। अच्छा ये शिया सुन्नी का तनाज़ जो पिछले दिन 40 आदमी मारे गए थे, क्या यार उस इलाके का नाम था? बन्नू नहीं, पारा चनार में। तो ये ईरान की तरफ इशारा था। हाँ ये ईरान की तरफ इशारा था। तो शिया, हाँ ये हम यहाँ पर बैठे हैं ना, बल्कि बकायदा ईरान का बयान आया था इसका। तो ये आग लगाई गई है मेरे भाई, पैसा देकर काम करने वाली चीज़ इनमें बहुत अंतर पाया जाता है। ये सिर्फ डायरेक्ट खुद नहीं आगे आते, ये तो पागल है पाकिस्तान आर्मी वाले, या ये पाकिस्तानी लोग तो पागल हैं जो किसी के कहने पर डायरेक्ट सामने आते हैं। इनके पास अगर डायरेक्ट बेच कर इतना पैसा होता तो मेरे भाई ये भी लोगों को पैसा देकर आपके सामने कर सकते थे। समझ में आती है बात? तो ये ड्रग्स बेचने वाली बात, स्मगलिंग करने वाली बात, ये डॉलर बेचने वाली बात, हथियार बेचने वाली बात, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती। अगर इनके पास पैसा होता ना ISI वालों के पास, तो ये खुद नहीं जाते, ये लोगों को बेचते आपकी तरफ पैसा देकर, जैसे आप कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और मानते भी सिर्फ ज़बान से नहीं कहते, सिर्फ नाम लेना बचा है आपका बस, ये बात हम जान रहे हैं। और मैं तो काफ़ी देर से इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि ये बात उनके अपने प्रोपेगेंडा किया गया। जितने भी पाकिस्तानी बलूचिस्तानी प्रोटेस्ट हैं ये मांगते क्या हैं, समझने की कोशिश करो। लोग क्या मांगते हैं? वो तस्वीरों के जो कत्ल हुए लोग वो मांगते हैं। जुल्म तो है, मैं मानता हूँ यार कि ज्यादती जुल्म है। मुझे ये बताओ, क्या इतना बड़ा इजलास जो होते हैं, जो हज़ारों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या वो लोग जो मर चुके उनके लिए होते हैं? वो ये एक बहाना है, मैं कब से कह रहा हूँ, वो एक बहाना है। असल में मकसद कुछ और है पीछे, असल मकसद है पाकिस्तान को तोड़ने का। कश्मीर में ये बात उठी तो इन लोगों ने बड़ी अक्लमंदी दिखाई, मैं कहूँगा पाकिस्तान वालों ने, कि उन लोगों की बात को
उनसे ज़्यादा मांग है। अच्छा, इधर अब इंडियन स्टेट की बात हुई है, इंडियन स्टेट के अंदर भी लोग सर माने हैं। तो देखें हमारा वो किसान आंदोलन, उसके बाद वो क्या यार, और एक और बात वो बात की बात कर रहे थे वो बाग, हाँ कोई बाग था, बाग में। उधर भी कोई प्रोटेस्ट हुए थे। उन्होंने कहा कि यही जो थे ना अपना दंगे इंडिया में भी करवाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश में जो दंगे हुए ये कामयाब क्यों हुए और इंडिया में ये नाकामयाब क्यों हुए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो लोग समझ बताए, मुझे भी यही लगता है, वो है दानिश्वरी, पॉलिटिकल लीडर्स की दानिश्वरी। और नो डाउट बेशक इंडिया के पॉलिटिकल जो विंग है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं बड़े बड़े, जिसमें अजीत डोभाल हैं, जिसमें डॉक्टर सी शंकर हैं, पी मोदी साहब हैं, सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत अक्लमंद दिखाई है। हालांकि किसान आंदोलन जो था एक जगह मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, जितनी उसमें कड़वाहट आ चुकी थी, मुझे तो कुछ और ही डर हो गया था। मुझे लग रहा था कि अब ये खालिस्तान बन जाएगा। मुझे यहाँ तक मैं सोच कर बैठा था कि अब यार जितने ये खिलाफ हो गए मोदी जी के, ये पंजाबी लोग, पंजाब के किसान के लोग, ये अब हालांकि जितनी फैसिलिटी पंजाब के लोगों को दी जा रही है ना किसानों को, हमें इधर मिले, हम तो भंगड़े डालें, हम तो उनकी जी दूरी करें उस गवर्नमेंट की। मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत क्लियर नजर आती है, बहुत साफ और नजर आने लगी है। ये तो डिक्टेटरशिप की सोच या डिक्टेटरशिप का खून है ना मेरे भाई, इसमें बहुत अकड़ है, और जो चीज़ अकड़ी होती है वो टूट जाती है भाई। आप किसकी बात करें? मैं ये जो करने वाली बात थी ना, शेख हसीना की बात कर रहा था, जो प्रोटेक्ट्स, मेरी बात सुनो, प्रोटेक्ट करने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो इतने महीनों से प्रोटेस्ट अच्छा, कर रहे थे, तो आप किसने आपकी अकल ने महीनों काम से की? नहीं है, अभी उठे हैं यार प्रोटेस्ट। एक मिनट बात सुन, तो आपकी अकल ने ये काम नहीं किया, अगर आप स्टूडेंट्स को मारेंगे तो पीछे हटेंगे, तो वो पीछे हट जाएंगे। हटेंगे। जो यंग एज होती है, जितना आप उसे रोकेंगे वो उतना उबलेगा मेरे भाई। ये तो उनको समझा बुझा कर उनकी बात कुछ को मान लेती, तक कुछ मान अपनी कर बनवा लेती, जिस तरह होना था। ये मामला शांत लेकिन शेख हसीना ने वाकई बहुत गलत किया, ये वाकई उनका फेलियर है। कि उसको और चाहिए मैंने कल भी एक बात की थी, क्योंकि एक लफ्ज ने पूरे मुल्क में आग आग लगा दी। ये वाकई बहुत बड़ा फेलियर है इसका शेख हसीना का। उसके साथ वो डीलिंग्स करती, मुज़ाकरात करती, खुद उधर जाती, कहती बच्चे हो आप मेरे, मतलब कुछ ऐसी कितनी अच्छी बातें वो कर सकती थी। आप मेरे बच्चे हो, मेरे मुस्तकबिल हो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चाहो आप क्या चाहते हो। कुछ चीज़ें उनसे मनवा लेती, कुछ आप मान जाती, उनकी मान लेती, कुछ अपनी मनवा लेती, मामला सेटल हो सकता है। 15 साल लेकिन शेख से- हसीना ने गलत किया। ये 15 साल से वज़ीर आज़म है। अच्छा, एक और शेख हसीना पर बात आई, वो जो मतलब जिस मौके पर लोग सब कह रहे थे इसमें इंडिया का भी बहुत हाथ है शेख हसीना को उधर बुलवाने का, निकालने का है, बिल्कुल है। क्योंकि जो ये सारा आप टाइम लाइन चेक करें ना कि अजीत डोभाल साहब उनको एयरपोर्ट पर मिलते हैं, पहले ही उनके इस्तकबाल के लिए सारी चीज़ें होगी होती, इसके बाद मतलब उनको रिसीव करने के लिए, तो ये इंडिया है। एक और बात मुझे तो बड़ी बुरी लगी, जो स्टूडेंट्स हैं ना जो शेख हसीना के घर गए, ठीक है आप तोड़ फोड़ है, मैं फिर भी उसको अच्छा नहीं समझूंगा। कम अज़ कम वो एक माँ थी, किसी की भी हो सकती है, आप सबकी माँ थी, बांग्लादेशी हुकूमत है, तो उसके जो पर्सनल चीज़ें यूज़ की थी उनकी बेहुरमती या बेइज्जती करने जाते हैं। उसकी जो ब्रा है, मैंने देखा वीडियोज़ में, उनकी जो 2-3 ब्रा है जो ब्रेजर, वो उनको मतलब उन्होंने उठाया हुआ है तो वो लहरा रहे हैं, अंडरवियर उनको फाड़ रहे हैं। लोग सब ने भी ये बात मतली की बात है ये ना। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटियाँ भी हैं। हमें जब तक हम दूसरों की माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं करेंगे, हमारी माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं करेंगे। मैं इस चीज़ पर कंडेम करता हूँ और सीना वाजिद को भी कंडेम करता हूँ, जो उसने समझाया नहीं, उनके अंदर नहीं गई, उनके दरमियान बैठी नहीं, उनको बिठाया नहीं, उनको बुलाया नहीं, उनके साथ डीलिंग नहीं की, अकड़ में रही। और इस लिहाज से मेरे भाई जो पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, उन्हें भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। यार वीडियो पहले बड़ी लेंथी है, हमें देख लीजिए। अब इस पर बातें वैसी ऐसी और भी हैं, जिस तरह वो भाई पनवीत बोल रहे थे, तो देखें ये बहुत ग्रेटर प्लान है। मतलब कि ना आलोक सर भी ये मान रहे थे कि जो ना रशिया अपना US है, उसको डर है कि ये ट्राई एड में बन जाए,
रशिया, चाइना और इंडिया। अगर ये खित्ते में ट्राइएड बन गया, अमेरिका तो डी बहुत पावरफुल फिर बन गया। अब अमेरिका को चाहिए कि वो अमेरिका अपनी मर्जी के इधर अड्डे ले, चाइना को भी कंट्रोल करे, रशिया को भी कंट्रोल करे, इंडिया को भी कंट्रोल करे। पाकिस्तान ने तो एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था, तो पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म को फेंक दिया नीचे, आप देखो शायद मिल जाए दोबारा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं है। हमारी अब गवर्नमेंट ने ये स्टेप अगर लिया ना, लोग चढ़ दौड़ेंगे। ये क्या है, पहले हम मरते रहे अब, क्योंकि खान साहब का भला हो, उसने हमें एक चीज़ बता दी, उसने रोक दिया सबको। तो ये बात मानने में आया कि अमेरिका ही सारा कुछ करवा रहा है, चाइना को कंट्रोल करेगा। पनवीर के साथ जिस तरह बोल रहे थे पनवीर भाई, उसका एनालिसिस बड़ा तगड़ा था यार। अच्छा, एक बात का मुझे यहाँ पर जवाब दो। ये जो सोवियत यूनियन है या सोवियत यूनियन ये वो तो टूट चुकी है, यूएसएसआर यूएसएसआर जिसे कहते हैं, मतलब तो ये ये अब तो उसको रशिया बोलते हैं। और यार ये जो तमाम मुल्कों की अमन के लिए बनाई गई ना, वो क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल। क्या यार आपके पास पूरी दुनिया के पास सबूत है ना कि अमेरिका ये कर रहा है, आपके पास पूरे प्रूफ है, हाँ, तो फिर उसके खिलाफ क्यों नहीं वीटो कर देगा वो खुद ही। तो फिर मैं उसने बात तो ठीक उसने कहता हूँ वीटो ना। ना किया तो फ्रांस ने वीटो कर देना। मैं बात तो फिर ठीक कहता हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है पूरी दुनिया में। अमेरिका वीटो ना भी करे तो फ्रांस ने कर देना। तो मेरे भाई समझ आओ, समझो, अकल से और यार वो यूएनएससी कुछ भी नहीं है, ये वो UN नहीं, कुछ मैं नहीं। उसकी बात नहीं कर रहा नहीं, कुछ यार, नहीं। मैं तमाम एशियन की बात कर रहा हूँ, जितनी भी एशिया में कंट्रीज है। कोई अकल के नाखून लो मेरे भाई, इस दुनिया को इन लोगों से बचाओ। चलो जी, वीडियो काफी लेंथ होगी, मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। गॉड ब्लेस।